वेलकम बैक मेरे दोस्तों। 12वीं की तैयारी कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए अंग्रेजी का जो मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं। हम आप लोगों से एक बार यह जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप दिल से इस बिहार बोर्ड में अगर बड़ा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज और सब्जेक्टिव सीरीज को जरूर देखें। दोस्तों, आज आपके सामने जो हमारा इस सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपके पहला जो 10 क्वेश्चन है ये आपके किताब से है, बुक से है, टेक्स्ट से है। अब आप घर बैठे अगर आप जहां से भी देख रहे हो बस दिल लगा कर देखो और उस चीज को सोचो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका परीक्षा में ये सारे वीवीआई क्वेश्चंस के सीरीज हैं और वो आपको परीक्षा में जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि अगर हम दिल से अगर किसी चीज को चाहते हैं तो कायनात का जर्रा जर्रा उससे हमें मिलाने की साजिश रचने लगता है। तो आइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल। अब यहां पे मैं बता देना चाहता हूं ये जो प्रश्न है ये कहां से लिया गया है। तो ये प्रश्न लिया गया है, हमारा एक चैप्टर है इंग्लिश में, हाउ फ्री इज द प्रेस। डोरोथी एल सेयर्स का लिया हुआ यह चैप्टर है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, कि प्रेस कैसे किस मायने में आजाद है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों किसी भी देश में जो प्रेस की अहमियत होती है दैट इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो यहां पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा प्रेस, यानी कि जब तक मतलब बिना स्वतंत्र यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बगैर किसी भी राष्ट्र में जो स्वतंत्र लोगों के जो बारे में है हम नहीं सोच सकते, मतलब लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। जिस देश में सरकार का चाटुकार बन जाए, प्रेस जो है सरकार के इशारे पर चले, अफसर लोगों के इशारे पर चले, तो आप यकीन मानिए कि उस देश में प्रेस की जो अहमियत है वो अगर नहीं होगी तो वहां के लोग किसी भी कीमत पर स्वतंत्र नहीं कहला सकते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और हम लोग इसी सीरीज में अब आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न ये रहा, ये प्रश्न को आप गौर से देखिए, ये है बेंजी। जैसे ही किरदार के नाम को आप देखिएगा तो उस चैप्टर को कम से कम रिमाइंड कीजिएगा अपने दिमाग पे, उस चैप्टर को बेंजी याद कीजिए। बेंजी कहां से लिया गया हुआ किरदार है? तो बेंजी जो कैरेक्टर है ये है हमारे द अर्थ, एच.ई. बेट्स का ये प्रमुख कैरेक्टर है, अ सिंपल माइंडेड सन ऑफ जॉनसन, जो बहुत ही मतलब मंद बुद्धि वाला बच्चा है और उसको सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। उसके पिता को कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि कुछ करे तो उसको किसी एक बिजनेस में कंसंट्रेट कर दीजिए, उस बिजनेस में वो अच्छा खासा कर जाएगा। तो याद रखिए उसके पिताजी बड़ा सोचते हैं कि आखिर इस बेंजी को किस काम में लगाया जाए, तो फिर उसको याद आता है कि बेंजी तो सारा दिन मुर्गियों के पीछे दौड़ता रहता है। तो लास्टली उसने डिसाइड किया कि बेंजी अंडरस्टूड कि उसको एक पोल्ट्री बिजनेस शुरू करता है। धीरे धीरे बेंजी जो है उस पोल्ट्री बिजनेस के बारे में बहुत ही अच्छे से जानने लगता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने लगता है। तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा हैंस। देखिए ऑप्शन हमारा जो बी है वो हमारा सही जवाब होगा। इस चैप्टर के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन मैं अभी चूंकि सीरीज चला रहा हूं तो सीरीज में हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं, अलग अलग चैप्टर से ले रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से काफी वीवीआई है। आप घर बैठकर आप सिर्फ इस वीडियोज को देखें, हमारे जितने भी सीरीज को अपलोड कर रहे हैं आप उन सारे सीरीज को देखें और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उन सारे सीरीज के जो प्रश्न होंगे वो आपके परीक्षा में जरूर नजर आएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 3 कि दे हु। यहां पर हम देखेंगे अगला प्रश्न कि ये जो तीसरा प्रश्न है ये हम आ जाते हैं कि दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश। सबसे पहले हम याद रखेंगे ये प्रश्न पोएम से लिया गया है और हमारा पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डोने, मेटाफिजिकल पोएट। चंद बातों को दिमाग में रखिए कि जॉन डोने का जो लिखा हुआ जो पोएम है उनका ये आखिरी लाइन है और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लव पोएम है। जॉन डोने
आखिर के लाइन में कहते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। तो कभी अलग अलग होने का जो सेंस है वो पार्टेड भी, यानी कि हमारा सही जवाब होगा नेवर बी पार्टेड। कभी अलग नहीं होते हैं। जिसको ऊपर वाले ने ही इस धरती पर एक दूसरे के लिए बनाकर भेजा है तो समझ जाइए रब ने बना दी जोड़ी, तो उसको चाहकर भी दुनिया अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान का जिस्म मर जाता है लेकिन उसकी रूह जो है वो हमेशा एक दूसरे को ही तलाशती रहती है। तो अ पर्सन हु इज मेड फॉर ईच अदर अलाइव नेवर बी पार्टेड, वो कभी अलग नहीं होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, हु रोट चित्रा। चित्रा, देखिए ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे इंडियन राइटर्स या ब्रिटिश राइटर्स या कनेडियन राइटर, अमेरिकन राइटर की जो मुख्य किताबें हैं वो किताबें आपके सामने चले आते हैं। तो हु रोट चित्रा, चित्रा को किसने लिखा? तो चित्रा और गीतांजलि। याद रखना बच्चों, चंद भारतीय लेखकों के द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं वो बराबर हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं कि ये किताब किसकी रचना है। उसमें चित्रा और गीतांजलि दो पुस्तक का मैं नाम बता रहा हूं। ये दोनों पुस्तक को दिमाग में रखिएगा कि ये दोनों पुस्तक हमारे देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, अब फिर से दोबारा आ गया, गीतांजलि किसकी रचना है? तो मैंने अभी बताया कि चित्रा और गीतांजलि दोनों किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो यहां पर भी आप सही टिक मार देंगे और हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और ये हमारा है कि लिप्स ऑफ ग्रास। दिस इज नॉट अ पोएम, दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस मेनी सेवरल पोएम्स। बहुत सारे कविताओं का एक सीरीज है और इनको लिखा है किसने? तो आइए यहाँ पे लिप्स ऑफ ग्रास, मैं यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देख रहा हूं। लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो वाल्ट विटमैन की रचना है। यहाँ पे मैं डी कर देता हूं, हाँ, और लिख देता हूं वाल्ट विटमैन। देखिए ये जो हमारा जो पोयम है, अमेरिकन पोएट है ये वाल्ट विटमैन, उन्हीं की रचना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ has been taken from a long volume of poems and the name of that poem series is Lips of Grass. Now next questions की ओर हम लोग चलेंगे और थोड़ा सा अपनी काबिलियत को बढ़ाते चलेंगे। देखिए द इंडियन पोएट्री स्टार्टेड इन, ये नया पर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि द इंडियन पोएट्री स्टार्टेड विथ जो है, देखिए यहां पर कह रहे द 7th सेंचुरी इज द ऑफ। तो यहां पे होगा कि देखिए 17वीं शताब्दी की जो कविताएं या रचनाएं थी वो ज्यादातर क्या होती थी? तो रोमांटिसिज्म से भरी होती थी, रोमांचक होती थी, ठीक है। और ये जो मेरा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे कि भारत की जो पोएट्री जो है वो कब शुरू हुई थी? तो भारत की जो पोएट्री है वो 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी। ये प्रश्न दिमाग में रखिए कि भारत का जो पोएट्री लेखन का जो अंग्रेजी में दौर चला था वो 19वीं शताब्दी में चला था। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने हैं, इसीलिए आपके बीच में हम आ रहे हैं अगले प्रश्न को लेकर। यूनिवर्सिटी बीट्स किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी बीट्स एक्चुअली द लास्ट फेजेस ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के जो अंतिम 15 वर्ष जो बचे हुए थे उस समय जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स लड़के थे, जिसमें मार्लो या थॉमस या ग्रीन, ये सब लीली, ये सब जो थे ना, कुछ कैम्ब्रिज के थे, कुछ ऑक्सफोर्ड के थे। उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखे। कहाँ, किस दौर में? तो एलिजाबेथन दौर में। मैं आपको बता देना चाहूंगा किस दौर में लिखे अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो एलिजाबेथन, महारानी एलिजाबेथ जो थी उसके समय में जो इंग्लैंड में जो रचनाएं रची गई उस पीरियड को कहा गया एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा ये अगला प्रश्न है, ये यहां देखिए, ये पहले चैप्टर से लिया गया है कि इंडियाज ग्लोरी, भारत की शोभा क्या है? इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड डैश।
तो भारत की शोभा यह है कि महात्मा गांधी के शब्दों में कि भारत की शोभा यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो अटल है, इमूवेबल। बहुत आए भारत पर, कभी विदेशी, कभी जो है ना मतलब मुस्लिम शासक, ये लोग आए और आक्रमण किए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सारे ने प्रयास किया भारत को नष्ट करने की, भारत को खत्म करने की, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं हुई। बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन इंडियाज ग्लोरी के बारे में महात्मा गांधी का मानना क्या था कि ये इमूवेबल है, अटल है, किसी के हिलाने से नहीं हिला। दोस्तों, हम इसी सीरीज में आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि देखिए, अब थोड़ा सा ग्रामर की दुनिया में आ जाते हैं। कहता वन इवनिंग डैश, यहां पर थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का मिस्टेक है, ये आप भी देख रहे हैं। बेगर का स्पेलिंग BEGGAR, बेगर। तो कहता है एक शाम डैश बेगर केम टू माई डोर। तो ऑब्वियसली बेगर का उच्चारण बॉ से शुरू होता है जब किसी भी नाउन का प्रथम ध्वनि, पहला साउंड, अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो आप यकीन मानिए कि उसके पहले ए लगेगा, और अगर उसका पहला साउंड अगर वॉवेल हो तो एन लगेगा। बेगर का उच्चारण जो हमारे जुबान पे आता, तो मेरे जुबान पे पहले बो आया, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा। बच्चों, आप यकीन मानिए और एक चीज को दिल में रखिएगा, जितना ज्यादा समय आप मोबाइल पर इधर उधर करने में देते हैं, अगर उसका 3% अगर मोबाइल पर ही पढ़ाई से रिलेटेड अगर चंद वीडियोस को, चंद बेहतरीन गूगल पर भी जानकारियां मिलती है, उस सबको देखने पर अगर दे दे तो फिर आपका कल्याण है। जिस चीज को आपके लाइफ में वो तबाही बनकर आने वाला है मोबाइल, अगर आप चाहें उसको अपनी ताकत बना सकते हैं। आइए, हमारा दूसरा प्रश्न है, वी डैश कीप द सिटी क्लीन। वी डैश कीप द सिटी क्लीन, इसका सही जवाब होगा, आप भी जानते हैं कि हमें अपने शहर को स्वच्छ, साफ, अब देखो साफ रखेगा नहीं होगा, रख सकता था नहीं होगा, रखता नहीं, यहां पे एकदम क्लियर है कि जब हम कोई सलाह की ओर चलते, सजेशन की ओर चलते, तो शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज में, ग्रामर की दुनिया में जब हम कदम रखी दिए हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना भी दिमाग लगाइएगा, अपना भी दिमाग लगाइएगा कि यहां पर कौन सा अप्रोप्रिएट, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आप स्कोर कैसा करते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। अब इसको क्या करना है ना कि मतलब एक्टिव में, यानी कि ये पहले से पैसिव, हमको चेंज क्या करना है, तो इनटू पैसिव नहीं होगा, इनटू एक्टिव होगा, इसको एक्टिव में बदलना है, ठीक है। तो जहां पर हिंदी को बोलते कौन है? लोग बोलते हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? पीपल। इज प्लस, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 V5 जो रहता है, तो हम उसको क्या चीज में, इज एम आर के साथ क्या करते हैं, तीसरा रूप लगाकर पैसिव वॉय में बदलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट अगर पीपल है तो इसके बाद हमें V1 लाना होगा एक्टिव में। तो स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्री, हमें और ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा पहला वाला जो ई ऑप्शन है वो सही हो गया, एक्टिव में बदल गया, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि शी सेड टू द बुआ, डिड यू डू दिस? उसने लड़के को कहा, क्या आपने इस काम को किया? आप यकीन मानिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए एक और नियम है। क्या है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि अंदर वाला वाक्य कौन सा है। अंदर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो 3 जगह काम करना ही होगा। सेट को बदलना होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होगा, अंदर में जनरल उसको पालन करना होगा। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट को हम जो है आस्ट में बदलते हैं, दिमाग में रखना है, आस्ट में बदलते हैं। कब? जब अंदर में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तब अंदर में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इसको क्या चीज में बदलते हैं? आस्ट में बदलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं इफ से या वेदर से, ठीक है। अंदर वाला वाक्य को क्या कर देते हैं? तो सीधा कर देते हैं। सीधा का मतलब अफर्मेटिव, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। लेकिन ये कौन सा टेंस है? डिड यू, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2, अफर्मेटिव। उसी V2 में क्या लगता है कि जब हम डिड लगाकर नॉट लगाते हैं, ठीक है, जो कि डिड छुपा होता है, तो स्वाभाविक है यही डिड आया है आगे और सब्जेक्ट गया है बाद में। तो हमारे कहने का यह सेंस है कि
हमें डिड को हटाना होगा और V2 यानी इसको दिमाग में डिड रखना होगा, तभी बन पाएगा। आइए हम इसको बनाकर देखते हैं अपने लहजों में कि इसको हम बनाते कैसे हैं। मैं आपको यहीं पे बना देता हूं। जैसे सी सेड टू द बुआ, हम इसको बनाएंगे सी आस्क्ड द बुआ। देखिए, जब एक सेंटेंस को दूसरे से सेंटेंस में बदलने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप ग्रामर अगर क्लास के अंदर पढ़े हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा कि रफ करके एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि आप इसको कैसे बनाते हैं, उसके बाद ऑप्शन को ढूंढिएगा। ABCD में चारों में से कहीं पर तो आपका ऑप्शन होगा। टॉर्च जलाकर देखिएगा, कॉलर पकड़कर खींच लीजिएगा कि तू यहां पे क्या कर रहा है। ए में हो सकता है, बी में हो सकता है, सी में हो सकता है, डी में हो सकता है, और कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक्स होंगे। तो आइए, सी आस्क्ड द बुआ। अब हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, इफ लगाया। अब अंदर वाला वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव इसको बदलना है पॉजिटिव में। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। इस प्रकार से डिड को हटा दिया, यू के बाद ये जो वर्ब है पहला रूप, इसको दूसरे रूप में ले गए तो डिड हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, बदलना है। नियम को समझिए, जनरल रूल्स। जनरल रूल्स कहता है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले अंदर के पर्सन को बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां पर रूल लागू होता है बेटा बटा 123। बेटा बटा 123 का मतलब हो गया कि फर्स्ट पर्सन रहे तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहे तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज। यहां पर हमारा सेकंड पर्सन इसलिए बाहर वाला ऑब्जेक्ट हो गया द बुआ। द बुआ के लिए हम जो यहां पर जो प्रोनाउन को लाएंगे वो हो जाएगा ही। अब यकीन मानिए, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस क्या कहता है कि जितने भी प्रेजेंट सूचक जो वर्ब होते हैं उसको पास्ट में ले जाना होता है। प्रेजेंट सूचक जो वर्ब होते हैं यानी इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाता है, हैव हैज हैड में बदल जाता है, डू डज डिड में बदल जाता है। और याद रखिए V1 V5 V2 में बदल जाता है। अगर यहां पे V2 है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, हैड प्लस V3 में बदलेगा। यानी कि यहां पे हमको हैड लाना होगा, V2 को बदलना हो इनडायरेक्ट में तो हैड प्लस V3 यानी कि हैड डन। और जो नजदीकी सूचक है उसको दूरी सूचक में बदलना होगा, इसलिए दिस हो जाएगा दैट, फुल स्टॉप। सी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट। सी आस्क्ड द बॉय, अब यहां पे दैट लगाया है तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा हटाने में दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां पे इफ है, चलो यहां पर भी इफ है, यानी कि ये यहां पर दैट है, ये दो को तो गलत हो गया। पहले गलती को अगर छांट लेते हो ना तो सही ऑप्शन आपको जल्दी मिल जाएगा। चलो यहां पे ही डिड है, डिड होने के कारण ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें इस डिड को दूसरे को हैड प्लस V3 में ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा सी सही है। हम एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ज्यादा समय आपका दे देते हैं, इसलिए ताकि अगर आप थोड़ा सा भी अगर कभी पढ़े हुए हैं तो इसको ब्रश अप होने की जरूरत होती है। पढ़े हुए चीजों को पढ़ना, रटे हुए चीज को रटना, सुने हुए चीज को सुनना, यही लास्ट समय में प्रिपरेशन का मूल मंत्र है। अगर आप जिस चीज को पढ़े हैं उसको पुनः पढ़िए। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर कोई आपके ऊपर में लेबल मार दिया है कि आप कमजोर विद्यार्थी है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप अपने आप को खुद को कमजोर कहते हो और आपका दिल जो है इस बात को सुनकर बुरा मान जाता है। कहता है कमबख्त, जब तुम ही मुझे नहीं समझा तो दुनिया क्या समझेगा। इसलिए पहले दिल को बताओ कि यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। टुडे इज योर डे, आज तुम्हारा दिन है। नोबडी कैन डिफीट यू, तुझे कोई नहीं पराजित कर सकता है। इसीलिए थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिएगा दोस्तों, तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं सफलता के। लेकिन अगर सकारात्मकता अगर खत्म हो जाए तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी को भी देखते हैं कि होते हैं कि 0 पर आउट होकर चला आता है। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मक वे में नहीं खेल रहा होता है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ही वाज स्ट्रक विथ डैश एरो। यहां पर आर्टिकल्स को चुनना है और इतना तो दिमाग आप लगा सकते हैं, एरो। एरो मैंने बताया था, जब किसी नाउन का पहला ध्वनि, मुख से निकलने वाला आवाज अगर ओ आ ई ई उ ए ऐ इससे हो तो हम इसमें क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। हमारा सही जवाब क्या होगा, एन होगा। हमारा सही जवाब एन होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है, आप उसको देखेंगे। ये प्रश्न सिविलाइजेशन हैज टॉट अस। अब फिर से हम किताब के चैप्टर में आ गए। ये इंडिया ये क्वेश्चंस लिया गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल का। यस, आई एम कंफर्म, आई एम श्योर।
उसमें कहा जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये हमें सिखलाया है टू बी मोर फ्रेंडली विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से ज्यादा मिलनसार होना। जब इंसान जो है नवपाषाण काल के बाद जंगल से निकलकर बस्तियां में बसना शुरू किए तो मानव एक दूसरे के साथ रहने लगे, और सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया कि सबसे पहले हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। और आज भी यही फिलॉसफी है, बस यही गलती हम हर बार करते हैं कि आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं, इंसान को इंसान के ही काम आना चाहिए। तो यहां पर सही जवाब फ्रेंडली होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या हमारा इंतजार कर रहा है, और ये है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज रिटन बाय। याद रखिएगा, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज क्या है? एक ट्रैवलॉग है, यानी कि यात्रा वृत्तांत है। पर्लेस बक जब भारत आई थी तो उन्होंने भारत को देखी, और देखने के बाद भारत के संदर्भ में जो अपने विचार को रखी, पर्लेस बक मात्र 17 साल की उम्र में। अब याद रखिएगा, पर्लेस बक कहां की राइटर थी? तो अमेरिकन राइटर थी, लेकिन 4 साल के बाद इसके पापा जो कि ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो चीन में जाकर प्रचार कर रहे थे, तो अपने पापा के साथ चीन चले गए। फिर बड़ी हुई तो अमेरिका चली गई पढ़ने। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसका सही जवाब होगा पर्लेस बक। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है नानू काका। अ पिंच ऑफ स्नफ, लीडिंग कैरेक्टर नानू काका। नानू काका वैसे तो हिंदी ही बोलते थे, लेकिन जब उसको लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी, भाषा संबंधी समस्याएं, जब गाली गलौज का समय आता था, जब टेम्पर ज्यादा हो जाता था, तो वो अपना टोन बदल लेते थे और पकड़ लेते थे अपना रीजनल लैंग्वेज, और उसमें कलरफुल स्वीयर वर्ड्स देने लगते थे, रंगीन गालियां देने लगते थे। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। कितने भी पढ़े लिखे अगर गांव घर में, मोहल्ले में अगर किसी से बात विवाद हो जाता है और उसको हम शुद्ध हिंदी में और शुद्ध इंग्लिश में तो गाली दे नहीं सकते हैं, जब वो रेटे करने लगता है तो हम भी अपने भाषा में उतर कर उसको हेंगिया देते हैं। तो यहां पर भी नानू काका के साथ ऐसा ही प्रॉब्लम था। क्या था कि जब भी नानू काका लव टू स्पीक इन मराठी व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, जब वो खुद को यह महसूस करते थे कि हम इंग्लिश और हिंदी में अनेबल है, अयोग्य है, नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो धर लेते थे अपना रीजनल लैंग्वेज, और उसका रीजनल लैंग्वेज था मराठी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर दिल से अगर सुनोगे तो ये सीरीज बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा। हजारों क्वेश्चंस को मैंने टाइप करके रख दिया है, जो आपके परीक्षा का दावेदार है। मैं सपने में देखता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, बिहार बोर्ड के रणकुंभ में जो है ना, हाथ में जो है बर्छी तलवार लेकर घूम रहा है। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? कहा कि बिहार बोर्ड में आने जा रहे हैं, हमें इन्विटेशन मिला। मैंने कहा कि ठीक है, कल सुबह पढ़ा देंगे। इसलिए बच्चों, इसको कहते हैं एक प्रकार का दैवीय शक्ति। आप हमारे बातों को समझे। अब ऐसा नहीं कि मेरे बारे में कोई कंप्लेन कर लेना कि सर जी भक्ता टाइप आदमी है, सब कुछ जानते हैं। अरे सब कुछ नहीं है, बस एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, ये लाइन कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, ये है द सोल्जर का लाइन। द सोल्जर इज अ सोनेट पोएम रिटन बाय, कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई एक कविता है, एक पैट्रियोटिक पोयम है। 2 भाग है। सोनेट पोयम में 2 भाग होते हैं, 8 पंक्ति और 6 पंक्ति। ये ऑक्टेव नहीं, 8 पंक्ति नहीं, 6 पंक्ति से, अंतिम 6 पंक्ति से लिया गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि ये जो इंसान का जो मन है, मन, वो अगर जिस चीज के लिए धड़क रहा है, मन में जो विचार चल रहा है, उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जब तक दुनिया रहेगी ना, तब तक उसका ये जो है ना चीजें, नाम जो है ना, ये धड़कता रहेगा। ये इसीलिए कहता है अपल्स, पल्स माने नाभि। ये जो है ना, मन के अंदर जो देश के प्रति जो विचार है, वो बड़ी ना समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये मन तो विचरण करके इंग्लैंड का नाम लेगा। ये एक सोल्जर का कहना है, यानी कि सोल्जर, आहा, हाँ 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 जी, ठीक है, द सोल्जर का लाइन है। अब बहुत सारे बच्चे तो इस लाइन को देखे भी ना होंगे। अरे भैया, हमें याद नहीं है कब का पढ़ा, इसमें तो सोल्जर वगैरह कुछ लिखा नहीं है। ऐसे ही लाइन परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि हैज बीन टेकन फ्रॉम फलना पोयम। अब आखिरी प्रश्न इस सीरीज का आपके सामने है, ये ले लीजिए। ये प्रश्न है, द घाट इज लिटर्ड विथ डैश। फायर हिम से लिया गया लाइन है, केकियन दारू वाला, पर्सियन राइटर।
उनका लिखा हुआ है कि ये जो घाट है बर्निंग घाट, क्योंकि हमारे केकेएन दारूवाला एक्चुअली पर्सियन थे, लेकिन उसके पिताजी अंग्रेजी शासनकाल में भारत के मुंबई में जॉब करते थे, और खुद केकेएन दारूवाला भी पुलिस विभाग में जॉब कर चुके थे। इसलिए थोड़ा सा इसकी रचनाएं जो थी हिंसक टाइप की होती थी, वायलेंस वाली होती थी। और उनका मानना है कि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां हिंदू लोग रहते थे, और हिंदू लोग जो है ना मरने के बाद उसको कहाँ जलाया जाता था? बर्निंग घाट पे, यानी शमशान घाट पे जलाया जाता था। तो उसी घास के बारे में कह रहा है कि वहां उस घाट पे जो हिंदू में तो जलाया जाता है, तो जो लाशों को जला दिया जाता था, सुबह कभी कभी ये अपने पापा के साथ अगर घूमने निकलते थे तो उसे क्या देखते थे कि आग तो अपना काम पूरा किया ही नहीं है, सारा बदन को निगल गया, कभी कभी उसके हाफ बर्न्ट बॉडी, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो पूरे आग के संपर्क में नहीं आने के कारण अधूरा रह गया, उंगली वैसे ही दिख रहा है, लिम्स वैसे ही दिख रहा है, अंग वही दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा हाफ बर्न्ट बॉडीज। दोस्तों, मैं विदा लेने से पहले दो बातें आपके बीच में छोड़ना चाहूंगा कि ये आप कमर कस लीजिए, उमेश सर आपके लिए बहुत ही अद्भुत पैकेज लेकर आ रहा है, और बिल्कुल फिक्र मत कीजिए क्योंकि पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ YouTube पर जाकर आपको मेरे वीडियोज को वॉच करने हैं। अरे फायदा ही फायदा है यार। इसीलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 12th एग्जामिनेशन, बिहार बोर्ड, और आपके लिए मैं सोच रहा हूं, क्योंकि बिहार वैसे भी पीछे है, किसी को आगे बढ़ना होगा, मैं सोच रहा हूं कि आप खुलकर हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर वीडियोज का इंतजार कीजिए। मैं जल्द ही अगला सीरीज लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।